Good evening, everyone. Myself, Arshdeep Singh, Assistant Professor, Mira Medical Institute of Nursing and Hospital, Abohor. So today I am going to explain you about the topic that is National Health Policy 2002, and the second topic will be Janani Suraksha Yojana. Okay, so I'm continuing with the topic. So first of all is the National Health Policy 2002. जैसे कि मैंने आपको पिछली अपनी जो प्रेजेंटेशन थी, जो मैंने लेक्चर एक्सप्लेन किया था आपको, तो उसमें मैंने नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 1983 की आपको एक्सप्लेन किया था उसके बारे में। तो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है दैट विल बी द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। सो मैं पहले स्टार्ट करूंगा, जैसे मैंने पिछले में ख़त्म किया था कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 की थी, तो 2000 ईयर में जब वो 17 ईयर्स तक चली तो उसके बाद में उसको रिव्यू किया गया, और रिव्यू करने के बाद ये था कि कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव नहीं हो पाए, या मॉडिफाइड जो है हमें ऑब्जेक्टिव्स जो है यूज़ करने चाहिए। और इस टाइम तक आके जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम थी इंडिया की, जैसे कि कार्डियक डिजीजेस, एड्स की डिजीज, जो कि पहले जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 बनी थी या बन रही थी, तब उस टाइम पे वो डिजीजेस इतनी ज़्यादा जो है स्ट्रेस नहीं दे रही थी, या मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं थी। जैसे कि एड्स तब तक जो थी वो वर्ल्ड में डिजीज नहीं थी, और ना ही वो इंडिया में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम थी। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस और बहुत सारी डिजीजेस थी जो उस टाइम पे नहीं, लेकिन 2000 ईयर तक आते आते बहुत ज़्यादा एक मेजर केसेस जो थे वो कम्युनिटी के, उनको जो लोग थे उनको अफेक्ट कर रही थी। ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम थी जो, तो उसी के बेसिस पे इन सभी की चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने जो एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 विद द मॉडिफाइड प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स और द गोल्स एक बनाई, और जो उसके बाद में कंटिन्यूशन में चली, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल थे वो 2015-16 यहाँ तक रखे गए थे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंट्रोडक्शन, तो इसी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे। सो इट इंक्लूड्स, firstly, the national health policy was formulated in 1983, and since there have been marked changes in the determinant factors relating to the health sector, and some of the policy initiatives outlined in the National Health Policy 1983 have yielded results, while in several other areas the outcome has not been expected. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स थे वो कुछ एक हद तक अचीव हुए, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो अचीव होने चाहिए थे या जिनको अचीव करना था वो अचीव नहीं हो पा रहे थे। तो उसके लिए जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जिनको अचीव करना था, तो इस पॉलिसी को दोबारा एक रिवाइज तरीके से जो है लॉन्च करने की सोची गई। सो नेक्स्ट है सिनेरियो ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो इस पॉलिसी के लिए फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज थे उनका सिनेरियो क्या था? ओके, the public health investment in the country over the years has been comparatively low, and as a percentage of the GDP has declined from 1.3% in 1990 to 0.9% in 1999. Aggregate expenditure in the health sector is 5.2% of the GDP। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड किया है कि कैसे हेल्थ सेक्टर में जो है उस टाइम पे कमी थी, या कम हेल्थ सेक्टर पर एक्सपेंडिचर जो कम था, तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उसको इंक्रीज करना था, ताकि हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ सके, और आगे जो पॉलिसीज हैं या प्रोग्राम्स हैं उनको अच्छे तरीके से आगे जो है वो लॉन्च किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। So next is the main objectives, the National Health Policy 2002। So इसमें जो है अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू अचीव एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ अमंग्स्ट द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो जो कंट्री की जनरल पॉपुलेशन थी, तो उसमें अच्छे तौर पे जो बेस्ट सर्विसेज अवेलेबल करवाना था, और अच्छे स्टैंडर्ड की जो है हेल्थ सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाना था। सेकंड, डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम
by establishing new infrastructure in deficient areas and by upgrading the infrastructure in the existing institution। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कि जो जिन एरियाज में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर नहीं बना था उस टाइम तक, तो उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और जिनमें था तो उनको आगे जो है वो अपग्रेड करना। जैसे कि नई डिजीजेस आ रही थी इस टाइम पे, तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना, ताकि आगे जो है सर्विसेज जो है वो इफेक्टिवली प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, इसमें अगर बात करें, नेक्स्ट मेन पॉइंट है इसमें कि ensuring a more equitable access to health services across the social and geographical expanse of the country। ओके, इक्विटेबल एक्सेस का मीनिंग यहाँ पे इस चीज से लिया गया है कि सभी को सर्विसेज इफेक्टिवली और इक्विटेबली जो है वो प्रोवाइड करवाना, और जो अगर मैं बात करूँ कि जो सर्विसेज है सभी को सेम देना, लेकिन उनको पहले देना जिनको ज्यादा जरूरत है। ओके, नेक्स्ट, emphasis will be given to the increasing the aggregate public health investment through a sustainably increased contribution by the central government। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल मेन रखना था, जिसके बेसिस पे आगे चल के बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को आगे इम्प्लीमेंट करना था, और इससे ही हेल्थ सेक्टर एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात जो है वो की गई है, ताकि फंड्स जो है हेल्थ सेक्टर के लिए ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएं, ताकि लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। Okay. Next is strengthen the capacity of the public health administration at the state level to render effective service delivery। Okay. तो ना सिर्फ नेशनल लेवल के ऊपर बट स्टेट लेवल के ऊपर भी जो सर्विसेज हैं उनको इफेक्टिवली प्रोवाइड करवाना। देखिए, स्टेट्स जो होती हैं वो ऑटोनोमस बॉडी होती हैं इन द मैटर्स रिलेटिंग विद द हेल्थ। स्टेट्स जो हैं वो अपने स्टेट की जितनी टेरिटरी है उसके लिए खुद डिसीजंस ले सकती हैं, तो वो फ्री होती हैं एज अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हेल्थ के सेक्टर में। सो यही बात यहाँ पे की गई है कि अलग अलग जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में, तो उनको स्ट्रेंथन करने का एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखा गया था। स्टेट्स अपने आप को हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, क्योंकि स्टेट्स से ही मिलकर पूरी कंट्री बनी है, और अगर स्टेट्स जो हैं वो उनका हेल्थ सिस्टम जो है स्ट्रेंथन रहेगा, तो ऑब्वियसली पूरे की पूरी कंट्री का जो है हेल्थ सिस्टम वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट we will talk about the NHP 2002 policy prescriptions। तो ये पॉलिसी क्या क्या प्रिस्क्राइब करती थी, क्या क्या चीजें इस पे करना चाहती थी। जैसे कि फर्स्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो कि बहुत एक जरूरी चीज थी इसमें, कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तो उनमें सभी को जितना भी जरूरी है वो फंड प्रोवाइड करना, ताकि वो पॉलिसी सक्सेसफुली रन कर सके। सेकेंड पॉइंट वाज इक्विटी। सो इक्विटेबल जो है सर्विसेज सभी को प्रोवाइड करनी, लेकिन प्रायोरिटी जिनको देनी है, जो भी सेक्टर्स है वल्नरेबल सेक्शन, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रन, और जो ओल्ड एज पर्सन हैं, तो उनको जो है पहले सर्विसेज देना। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ द नेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। तो जितने भी नेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स बहुत नेशनल लेवल पे चल रहे हैं, तो सभी को सक्सेसफुली और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना, इसका थर्ड एक पॉलिसी का प्रिस्क्रिप्शन जो था। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा खड़ा करना कि जिससे आगे चल के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसमें मॉडिफिकेशंस करनी, ताकि इंडिया का हेल्थ जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल सके। नेक्स्ट, एक्सटेंडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज उस टाइम पे प्रोवाइड की जा रही थी, तो उनको और ज़्यादा एक्सपेंड करना, एक्सटेंड करना, ताकि हर एक जो है सिटीजन के पास ये सर्विसेज पहुंच सके। एंड नेक्स्ट, रोल ऑफ द रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। सो जितने भी गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो सभी के सभी को उनका रोल भी जो है वो इंक्रीज करना, इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड की गई थी। ओके, सो दैट वाज अबाउट द पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। नेक्स्ट, सो एक पॉइंट है, व्हाट वाज द नीड फॉर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ओके, सो बहुत सारी इसमें कुछ एक चीजें मेंशन की गई हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी की जरूरत क्या है, क्यों ये जरूरी थी। ओके, सो इसमें
जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इंडिया एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 135-36 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। तो अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं तब भी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज पे थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड थे। सो इसलिए इसमें देखा गया कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन वो हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंडर कर सकते हैं, अंडर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और उससे जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज हैं उनके साथ। So first point was the need of the national health policy was for the population stabilization. Second was medical and health education. इनको strong करना था, medical और health care services को सभी जगह पहुंचाना. So that was the second need. Third, providing primary health care with special emphasis on the preventive, promotive and rehabilitative aspects. Okay, so जितने भी जो प्राइमरी हेल्थ केयर थी हमें उनको सभी जगह पे प्रोवाइड करवाना था। सो प्राइमरी हेल्थ केयर जो थी वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में एक मेन पॉइंट था, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया नई नई डिजीजेस उस टाइम पे सामने आ रही थी, तो इंडिया की डेवलपमेंट में ये डिजीजेस बैरियर के तौर पे एक्ट कर रही थी। ओके, तो प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारे पास एक स्ट्रेटजी ऐसी थी उस टाइम पे जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट ना करते तो आज का हमारा जो सिस्टम है वो ना बन पाता। ओके, सो दैट वाज द थिंग, द प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटजी उसको स्ट्रॉन्ग करना था, सभी जगह पे प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज हमको प्रोवाइड करना था। नेक्स्ट, रीओरिएंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग हेल्थ पर्सोनल। ओके, तो जितने एग्जिस्टिंग उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हेल्थ पर्सोनल थे को रीओरिएंट करना था, नीड बेस्ड उनसे सर्विसेज आगे प्रोवाइड करवाना, जैसे कि मल्टीपर्पज वर्कर हैं और वर्कर्स हैं, बहुत अलग अलग कैटेगरीज के वर्कर्स हैं, तो उनको रीओरिएंट करना था। एंड नेक्स्ट, प्रैक्टिशनर्स ऑफ द इंडिजिनियस एंड अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड देयर रोल इन हेल्थ केयर। तो ना सिर्फ एलोपैथी बल्कि और भी जैसे कि आयुष के प्रैक्टिशनर्स हैं, तो उनसे भी सर्विसेज आगे लेके पूरी कंट्री में वो जो है कंट्री थ्रू आउट द कंट्री जो है सर्विसेज को प्रोवाइड करना एक नीड के तौर पे यहाँ पे देखा गया था कि ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक पॉलिसी के अंडर हो सकती थी। सो दैट पॉलिसी वाज नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट। So next एक budget है, an outlay of ₹75 crore has been allocated for the department during the 10th 5-year plan, and the plan allocation for 2006-7 is 381 crores. So एक बजट यहाँ पे एक स्लाइड ऐड की गई है कि बजट कितना प्रोवाइड किया गया किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए। नेक्स्ट, गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2000 एंड 2015। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो थी उसमें कुछ एक गोल्स जो है वो अचीव करने थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2015-16 तक यहाँ पर यहाँ तक जो कुछ एक गोल्स को अचीव करने की बात की गई थी, तो वो ये वाले गोल्स थे। जैसे कि कौन कौन से गोल्स थे? फर्स्ट, द ईयर 2003 enactment of the legislation for regulation of regulating minimum standard in clinical establishment and medical institutions. ओके, तो स्टैंडर्ड जो है मिनिमम स्टैंडर्ड को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि सब सेंटर्स हैं, पीएससी, सीएससी, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल, रीजनल हॉस्पिटल हैं, उनमें मिनिमम लेवल की जो मेडिकल स्टैंडर्ड था उसको जो है इम्प्लीमेंट करना था, मैनेज करना था। सो दैट वाज द फर्स्ट गोल। सेकंड, 2005 eradicate poliomyelitis and yaws। सो पोलियो और yaws जो डिजीजेस हैं दो, तो उनको eradicate करना था अप टू द ईयर 2005। नेक्स्ट, eliminate leprosy and establish an integrated system of surveillance, national health accounts and health statistics। ओके, तो सर्विलेंस जो कि पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो सर्वे से जुड़ा हुआ है, जिससे हम वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स को पूरे नेशनल लेवल पे कलेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम, यूजली 6 मंथ, 1 ईयर, और एक सेंसस कंडक्ट करते हैं 10 साल के बाद। तो इसकी भी बात की गई थी कि ये भी सेंसस जो है या सर्विलेंस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करना था। ओके, ताकि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है तैयार हो सके और हमें हमारे पास जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं उनसे जुड़ी हुई सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कंट्री लेवल पे प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट, इंक्रीज स्टेट सेक्टर हेल्थ स्पेंडिंग फ्रॉम 5.5% टू 7%। तो जो हेल्थ स्पेंडिंग का बजट था तो उसको इंक्रीज करके जो है 7% तक लेके जाना था। एंड नेक्स्ट, 1% ऑफ द टोटल हेल्थ बजट फॉर मेडिकल रिसर्च। जो टोटल बजट में सिर्फ 1% है जो वो मेडिकल रिसर्च के लिए भी प्रोवाइड करना, एलोकेट करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। जो सेंट्रलाइज तरीके से प्रोग्राम चल रहे थे उनको डिसेंट्रलाइज तौर पे अलग अलग डिपार्टमेंटल लेवल पर
उन प्रोग्राम्स को चलाना ताकि उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज हो सके। ओके, नेक्स्ट 2007 अचीव जीरो लेवल ग्रोथ ऑफ HIV एड्स। तो यहाँ पे बात की गई है जीरो लेवल ग्रोथ, दैट मीन्स कि जो केसेस हैं उनको आगे बढ़ने ना देना, जितने केसेस हैं वो हैं उनको मैनेज करना, लेकिन नए केसेस को बनने से रोकना। सो दैट वाज द गोल, दैट अचीव जीरो लेवल ग्रोथ, जो केसेस हैं HIV एड्स के उनको बढ़ने ना देना। Next, 2010, eliminate Kala Azar, that is also a disease, and reduce mortality by 50% on account of TB, malaria, and other vector and waterborne diseases. तो जो टीबी और अदर मेजर वेक्टर बॉर्न और वाटर बॉर्न डिजीज थे, तो 50% जो मोर्टेलिटी है, दैट मीन्स टू से डेथ रेट, उनको डिक्रीज करना था 50% बाय द ईयर 2010। ओके, नेक्स्ट, देयर आर सम ऑफ द objectives. So that includes reduce prevalence of the blindness to 0.5%. So जो prevalence थी, जो that means to say old plus new cases थे, उनकी prevalence, उनको हम बोलते हैं prevalence, जितने भी blindness से जुड़े हुए हैं तो उनको decrease करना था 0.5% तक। Next, reduce IMR to 30 by 1000 live births and MMR to 100 by lakh live births। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, MMR और IMR से जुड़ा हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 30 बाई 1000 जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और MMR जो है 100 बाई 100 जो है पर लैख जो है लाइव बर्थ जो है वो रिड्यूस करना था। नेक्स्ट, इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 20% टू 75%। जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, बहुत सारे लोग उनको यूज नहीं करते, तो वो पॉलिसीज और प्रोग्राम या सर्विसेज फेल हो जाती हैं। तो इसमें एक पॉइंट ऐड किया गया था कि ये जो सर्विसेज है ये लोगों तक पहुंचानी, ताकि लोग उसका बेस्ट यूज कर सकें, और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के यूज को 20% से 75% उनकी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना था। Next point is increase health expenditure by government from existing 0.9% to 2% of the GDP. तो GDP जो है gross domestic product, सो जो GDP है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सो उससे जुड़ी हुई जो है, हम अगर बात करें एक्सपेंडिचर जो है उसको 0.9 से 2.0% हेल्थ के सेक्टर में इंक्रीज करना था। नेक्स्ट, 2% ऑफ द टोटल हेल्थ बजट फॉर मेडिकल रिसर्च। सो जो है 2%, पहले 1% की बात हुई थी, फिर 2% इंक्रीज करना था मेडिकल रिसर्च के लिए बजट। इंक्रीज शेयर ऑफ द सेंट्रल ग्रांट्स टू कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल स्पेंडिंग। ठीक है, तो सेंटर से जो ग्रांट्स है उनको भी इंक्रीज करने की बात यहाँ पे की गई थी। फर्दर इंक्रीज ऑफ द स्टेट सेक्टर हेल्थ स्पेंडिंग टू 8%, एंड 2005 में जो है लास्ट में एलिमिनेट लिम्फेटिक फ्लेरोसिस, जो कि एक डिजीज है, तो उसको 2015 तक एलिमिनेट करना था हमने। तो ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव जो हैं वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में रखे गए थे। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। ओके, नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट विल बी द जननी सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, और जननी सुरक्षा योजना भी हम इसको कह सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है, लॉन्च की गई थी। ओके, तो इससे जो है वो MMR और IMR को डिक्रीज करने की बहुत ही एक इनिशिएटिव के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इसको लॉन्च किया गया था। तो कुछ एक इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट इज in June 2011, Ministry of Health and Family Welfare and Government of India launched the Janani Shishu Suraksha Karyakram, a national initiative which entitles all pregnant women delivering in public health institutions to absolutely free and no expense delivery। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव और मेन पॉइंट यही था कि इस पॉलिसी के अंडर जितने भी वुमेन हैं उनकी सेफ और फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी कंडक्ट करवाने के एक जो पॉलिसी, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2011 में। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये लॉन्च की गई थी, और इससे इसका मेन मोटिव था IMR और MMR को डिक्रीज करना। देखिए जो होम डिलीवरीज होती हैं, जो घर पे डिलीवरीज जो है बेबीज की डिलीवरीज होती हैं, तो उनमें क्या है कि लोकल दाइस उन डिलीवरीज को कंडक्ट करती हैं, या नॉन प्रोफेशनल जो पर्सन होते हैं, तो वो रिजल्ट करता है एंड में आइदर मदर की डेथ हो जाती थी, या जो इन्फेंट थे उनकी या न्यू बॉर्न बेबी की डेथ हो जाती थी। ओके, तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लेके एक पॉलिसी बनाई कि जितने भी जो होम डिलीवरी से उनको बैन कर दिया जाए, और जो
लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको जो है मोटिवेट किया जाए कि जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी जो डिलीवरीज हैं वो हॉस्पिटल में, रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट में जो है वो करवाए जाएं या किसी भी हॉस्पिटल में करवाए जाएं। तो अंडर दैट पॉलिसी दैट कॉस्ट ऑफ द डिलीवरी जो है उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया था। नो एक्सपेंस यहाँ पे डिलीवरी जो है लिखा है, एंड इंक्लूडिंग सिजेरियन सेक्शन। सो सी सेक्शन इसमें इंक्लूड किया गया था। Next, the idea is to eliminate out-of-pocket expenses for both pregnant women and sick neonates. तो ये इसमें ये था कि एक्सपेंसेस को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। एंड अंडर दिस स्कीम प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर फ्री ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स। और इसके इस स्कीम के अकॉर्डिंगली जो वुमेन है, प्रेग्नेंट लेडीज थी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेडिसिन वो भी प्रोवाइड की जाती थी, और जो फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो भी, फ्री ब्लड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, एंड फ्री डाइट अप टू 3 days। तो डिलीवरी के बाद जो 3 दिन की डाइट है वो भी प्रोवाइड की जाती थी, एंड फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड 7 days फॉर सिजेरियन सेक्शन। और इन केस सिजेरियन सेक्शन जो है 7 दिन के लिए उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती थी, बिल्कुल ही टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट। Next is the following are the free entitlements for the pregnant women. तो under this scheme कुछ एक फ्री जो सर्विसेज थी, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज वो प्रोवाइड की गई थी, वुमेन को की जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज फ्री एंड कैशलेस डिलीवरी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले की डिलीवरी उसकी कॉस्ट बिल्कुल नहीं ली जाती। नेक्स्ट, फ्री सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन जो फ्री था। फ्री ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स, फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट, फ्री डाइट ड्यूरिंग स्टे इन द हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्मल डिलीवरी के बाद 3 दिन और सिजेरियन सेक्शन के बाद 7 दिन। तो ये आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वाइवा में भी। फ्री प्रोविजन ऑफ द ब्लड, एग्जाम्पशन फ्रॉम यूजर चार्जेस। तो चार्जेस जो हैं वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए। फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू हेल्थ इंस्टीट्यूट, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड किया गया। फ्री ट्रांसपोर्ट बिटवीन फैसिलिटीज इन केस ऑफ रेफरल, और अगर किसी कंडीशन में रेफरल की जरूरत पड़ती है वेमेन को, या प्रेग्नेंट वुमेन को रेफर करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो ये भी एक यहाँ पे बेनिफिट था। एंड लास्ट, फ्री डॉग back from institution to home after 48 hours stay। so इंस्टीट्यूशन से, हॉस्पिटल से घर को वापस अगर हम बात करें भी ट्रांसपोर्ट करने की, तो वो भी यहाँ पे वुमेन को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल करवाया गया था। ओके, सो ये थी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सर्विसेज अंडर द जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, द फॉलोइंग आर द फ्री एंटाइटलमेंट्स फॉर सिक न्यूबॉर्न्स टिल 30 days आफ्टर बर्थ। तो जो न्यूबॉर्न्स थे उनके लिए कौन कौन सी सर्विस थी, उसमें कुछ एक सर्विसेज थी, जैसे कि फ्री ट्रीटमेंट, अगर कोई न्यूनेट है वो बीमार हो गया है तो उसको जो है सर्विसेज, न्यूबॉर्न जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल भी फ्री थे, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्लड जो है उसके भी कोई चार्जेस नहीं, और इससे जुड़े हुए कुछ और चार्जेस, एग्जाम्पशन फ्रॉम यूजर चार्जेस वो भी नहीं थे। ट्रांसपोर्ट भी फ्री था, फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू हेल्थ इंस्टीट्यूशन, फ्री ट्रांसपोर्ट बिटवीन फैसिलिटीज इन केस ऑफ रेफरल, अगर उस न्यूबॉर्न बेबी को रेफर भी करना पड़ी तो उसके भी ट्रांसपोर्ट के चार्जेस नहीं थे। एंड लास्ट, फ्री ड्रॉप बैक फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू होम। और आफ्टर द ट्रीटमेंट जो है इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल से अगर हम घर को वापस ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जानी थी अंडर दिस स्कीम। ओके, सो दैट वाज अबाउट द बेनिफिट्स that were to be provided to the newborn babies in case of any of the disease condition from which they were suffering, or in case any of the newborn will be suffering from any of the disease under the 30 days. So that was the criteria for the free services, and that was a very effective and successful policy। और इससे जो गवर्नमेंट थी वो IMR और MMR जो थी उसको डिक्रीज करना और फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर्विसेज जो है प्रोवाइड करने का इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें मैंने 2 टॉपिक आपको कवर कर दिए हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीक जो है आपके सामने फिर से एक टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूंगा, और इससे जुड़े हुए मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो भी आपके सामने 1-2 दिन में जैसे और टॉपिक्स लेके आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। और जो आगे आपको मैसेज आएगा तो उसको फॉलो कीजिए, और इस जो वीडियोस हैं वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ओके।
सो थैंक यू एवरीवन। बाकी जो है वो हम आपको मैसेज करते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।